नमस्कार। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अर्थात जनता के द्वारा जनता का, जनता के लिए शासन, यह लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा है। भारतवर्ष में विगत 73 साल से लोकतंत्र चल रहा है। यह दुनिया में विशालतम लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। क्या यह लोकतंत्र भारतवर्ष का सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है? लोकतंत्र में जनता को मताधिकार प्राप्त है। भारतवर्ष में भी जनता अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। सरकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा बनाई जाती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता का सरकार होती है। यहाँ तक तो ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन क्या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता का सरकार, क्या फॉर द पीपुल अर्थात जनता के लिए काम करती है? कुछ आंकड़ों से हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत का प्रतिष्ठित ऑक्सफैम इंडिया जो सर्वे करती है, आर्थिक सर्वे, उसके अनुसार भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत के कुल संपत्ति का 58% है। अब बाकी जो 99% पॉपुलेशन है, उनके पास जो शेष 42% संपत्ति है भारत का, उससे उनका गुजर बसर चलता है। और देखिए कितना आर्थिक विषमता है। 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास भारत के कुल संपत्ति का 58% है। अर्थात 130 करोड़ भारत की आबादी मान लिया जाए तो उसमें से 1,30,000 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास अकेले 58% संपत्ति है। अब बाकी जो 42% संपत्ति है, उसमें से बाकी 99% पॉपुलेशन गुजर बसर करता है। अब देखिए कितना आर्थिक विषमता है। दूसरी बात क्या है कि एक और सर्वे के अनुसार 57 अरबपति ऐसे हैं जिनके पास भारत के 70% गरीबों के कुल संपत्ति के बराबर संपत्ति है। अर्थात भारत के जो 70% पॉपुलेशन गरीब है, उनके पास जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी है, उतना भारत में केवल 57 अरबपतियों के पास है। और तो और ऑक्सफैम इंडिया के सर्वे के अनुसार भारत में 77% पॉपुलेशन गरीब है या गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करता है। अर्थात 130 करोड़ आबादी का 77% अगर निकाला जाए तो लगभग 100 करोड़ आबादी भारत में है जो गरीब है। 73 साल गुजर जाने के बाद हर वर्ष, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। उसमें मुख्य मुद्दा होता है गरीबी। तो गरीबी हटाओ के नाम पर वोट लेकर के सरकार बनाती है। इसके बावजूद भी गरीबी हटती क्यों नहीं है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र तो है, पर आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। अगर आर्थिक लोकतंत्र होता तो भारतवर्ष के अधिक संपत्ति अधिक लोगों के हाथ में होता। लेकिन यहाँ पर है कि अधिक संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है और
कम संपत्ति अधिक लोगों के हाथ में है। इसलिए इसको फॉर द पीपुल नहीं कह सकते हैं, सम ऑफ द पीपुल। अर्थात भारत में ऐसा लोकतंत्र है जो सम ऑफ द पीपुल के कल्याण के लिए कार्य करता है। मतलब कुछ लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, अब बाकी लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है। अब एक जो आयोग सरकार ने बनाई थी 2011-12 में, उसने गरीबी का जो पैमाना तय किया, उसमें तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 32 रुपये 40 पैसे प्रतिदिन कमाता है, वह गरीब नहीं है। मतलब गरीबी के रेखा पे है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। मतलब मिनिमम 32 रुपये 40 पैसे कमाने वाले व्यक्ति गरीब नहीं है। अब सोच सकते हैं कि 32 रुपये 40 पैसे में एक समय का नाश्ता भी संभव नहीं है, तो 32 रुपये 40 पैसे कमाने वाला व्यक्ति कैसे अपना गुजर बसर कर सकता है? खाना पीना, कपड़ा लता, घर गृहस्थी, शिक्षा, चिकित्सा कैसे कर सकता है? तो ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है। और फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़े लोकतंत्र हैं। तो किसके लिए लोकतंत्र है? और 27% ऐसे लोग हैं 2020 के सर्वे के अनुसार जिनके पास रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार हैं। मतलब वो 32 रुपये 40 पैसे भी नहीं कमा सकते हैं। और 52% किसान कर्ज के दलदल में दबे हुए हैं। तो विशाल लोकतंत्र का दुहाई देने वाले कैसे कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र जो है लोगों के लिए है? जहाँ पर इतने सारे लोग गरीब हैं, जहाँ पर इतनी सारी आर्थिक विषमताएं हैं और दिन प्रतिदिन आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इससे साफ साबित होता है कि भारत में लोकतंत्र नाम का है, काम का नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा जितना धड़ल्ले से बोलते हैं उतना अनुपालन नहीं होता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र है। जिनके पास अर्थबल है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास छल प्रपंच करने की क्षमता है, वे भारत के 99% लोगों का संपत्ति लूट करके और उन्हें आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से गुलाम बना करके पशु बना दिया है उन्होंने। लेकिन यह अन्याय अब चरम सीमा पार कर गया है। अब पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। ये हर बार इलेक्शन के टाइम में जो लोक लुभावन नारे लगा करके आप पैसे के बल पर वोट ले करके राजनीतिक पार्टियां सरकार बना लेती हैं, अब बना करके फिर 5 साल तक जमकर लूट खसोट करती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन हमको जीतना है उसमें यही अर्थबल मेरा काम करेगा। पैसे के बल पे कुछ बुद्धिजीवियों, कुछ चतुर चालाक लोमड़ियों को पैसे से खरीद कर और नई नई नीतियां बना करके
जो जनता को जिससे बेवकूफ़ बनाया जाए उसके माध्यम से वोट लेकर के फिर सरकार बना लेंगे। आज यही 73 साल से होते आ रहा है। तो अब क्या है, गरीब किसान मजदूरों और मध्यम वर्गों को लोकतंत्र के आड़ में जो लूट तंत्र चल रहा है इसको समझने की ज़रूरत है और इनके खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन की आवश्यकता है। बिना आंदोलन के, बिना संग्राम के, बिना संघर्ष के जो लोकतंत्र चाहिए वो नहीं मिल सकता है। अब लड़ने की ज़रूरत है आर्थिक लोकतंत्र के लिए। आपने देख लिया कि राजनीतिक लोकतंत्र से 73 वर्षों के अंदर आज तक भलाई नहीं हुआ, केवल शोषण हुआ, केवल अन्याय हुआ, गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए अब हमें मांग करना है, अब संग्राम करना है, संघर्ष करना है कि हमें राजनीतिक लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको आर्थिक लोकतंत्र चाहिए। और आर्थिक लोकतंत्र तभी मिल सकता है जब आर्थिक विकेंद्रीकरण होगा। राजनीतिक केंद्रीकरण होगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण होगा, तभी जाकर के सबके साथ न्याय हो सकता है, अन्यथा न्याय संभव नहीं है। राजनीति का केंद्रीकरण आवश्यक है। एक्चुअली है क्या कि ये जो लोकतंत्र है इसमें सबको मत देने का अधिकार है। जो अपढ़ है, नासमझ है, मूर्ख है, अंधा है, बहरा है, सबको मत देने का अधिकार है। जिसका परिणाम ये हो रहा है कि जो लोग बुद्धि से कमज़ोर हैं, जो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, इस तरह के जो अक्षम लोग हैं, उनका जो वोट है पैसे के बल पर राजनीतिक पार्टियां खरीद लेती हैं। इसलिए सही प्रतिनिधि सरकार में नहीं पहुंच पाते हैं। जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं वो पहुंचते हैं। तो सोच सकते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि जो खुद ही अपराधी स्वभाव का है, जो खुद ही करप्ट है, वो सरकार में जाकर के जो नीतियां बनाएंगे क्या आपका भलाई के लिए बनाएंगे? संभव नहीं है। इसलिए होना ये चाहिए कि जनप्रतिनिधि चुनने के लिए उसी को अधिकार मिलना चाहिए, मतलब उसी को मताधिकार मिलना चाहिए जिसको भले बुरे, अच्छे बुरे समझने की क्षमता है, जो शिक्षित है। अशिक्षित का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, जिसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो फर्क कर सकता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इसको नैतिकवान कहते हैं एक शब्द में। जो पैसे के प्रलोभन में नहीं आ सकता है, जो किसी के दबाव में नहीं आ सकता है, जो निर्भय होकर के मतदान कर सकता है, ऐसे लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे लोग को मत देने का अधिकार होगा तो अपराधी प्रवृत्ति की, जो अपराधी छवि के लोग हैं, वो चुन करके लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो अपराध मुक्त हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, तो जनता के कल्याण के लिए नीतियां बन सकती हैं। देखो, समाज की हकीकत को जब जानने का कोशिश करेंगे तब पता चलेगा कि समाज में जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, चाहे उग्रवाद हो, आतंकवाद हो, या भ्रष्टाचार हो, या घूसखोरी हो, जो भी हो, उसके मूल में है आर्थिक तंगी। इकोनॉमिकल कंडीशन खराब रहने के कारण
मजबूरी में लोग नीच हरकत करते हैं। तो अगर आर्थिक स्थिति को सुधार दिया जाए तो मैक्सिमम सामाजिक बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए श्री प्रभात रंजन सरकार अपने जो चौथ आर्थिक सामाजिक दर्शन है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व, उसमें कहते हैं कि राजनीति का केंद्रीकरण होना चाहिए, अर्थ का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण में क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है कि जो प्राकृतिक संसाधन जहाँ है उससे संबंधित उद्योग धंधे या जो भी हो इकाइयाँ उसी क्षेत्र में लगना चाहिए, उसका उपयोग उसी क्षेत्र में होना चाहिए। जिस क्षेत्र में कोयला पाया जा रहा है उस कोयला का उपयोग उसी क्षेत्र में होना चाहिए, उसी क्षेत्र में उससे संबंधित उद्योग लगना चाहिए या जो भी लगे, और उसी क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे काम मिलना चाहिए। अब जिस क्षेत्र में मतलब लोहा ऐश पाया जा रहा है तो उससे संबंधित उद्योग उसी क्षेत्र में लगना चाहिए और उन्हीं क्षेत्रों के लोगों को, उसी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब कोई कृषि बहुल क्षेत्र है तो कृषि से संबंधित जो उद्योग धंधे लगेंगे उसमें वहीं के लोगों को रोजगार 100% मिलना चाहिए। अगर जनता के लिए शासन होता तो सबसे पहले भारत के 130 करोड़ व्यक्तियों को मिनिमम रिक्वायरमेंट देने की बात सोची जाती। न्यूनतम आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी गारंटी अगर नहीं मिलती है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि यह जो है सो फॉर द पीपुल नहीं है, समाज के लिए नहीं है। वो 5 चीज़ें हैं: भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास। 99% भारत के लोग भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास के लिए जदोजहद करते रहते हैं क्योंकि उनका इतना इनकम नहीं है कि आसानी से सबका जुगाड़ कर सकें। इसलिए सभी लोग मजबूरी में एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। इससे समाज में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, घुसखोरी, लूट खसोट बढ़ा हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? वो जो 1% लोग हैं ना, जो भारत के 58% भौतिक संपदा को रखे हुए हैं जमा करके। उनके विरुद्ध में संग्राम करना पड़ेगा, वरना वो धीरे धीरे चुस्ते चुस्ते जो की भांति इतना चुस लेंगे कि फिर कुछ नहीं बच जाएगा। दूसरी बात है कि आर्थिक विकास में सबका भागीदारी होना चाहिए। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारी पद्धति। सब लोग मिलजुल कर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सभी लोग सबके कल्याण के बारे में सोचेंगे नहीं। अगर सबका सोच बदलना है तो हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। लोगों के ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी होगी, लोगों में ऐसा मेंटलिटी बनाना पड़ेगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब तक मिलजुल कर के प्राकृतिक संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग नहीं करेगा तब तक सबका भला नहीं हो सकता है। तो ये जो पहला पॉइंट है सबसे बड़ा कि स्थानीय संपत्ति का उपयोग स्थानीय क्षेत्र में ही हो, स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले, इसको अगर लागू किया जाए, स्थानीयता नीति को अगर दृढ़ता से लागू किया जाए, कठोरता से लागू किया जाए तो सबसे पहले बेरोजगारी खत्म हो जाएगा।
आज जो ही बेरोजगारी खत्म होगा, प्रत्येक व्यक्ति का जो क्रय क्षमता है वो बढ़ जाएगा। और क्रय क्षमता बढ़ेगा तो मार्केट में जो मंदी है ना वो स्वतः खत्म हो जाएगा, मुद्रा का रोलिंग शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट का खजाना भी भरेगा, अब प्रत्येक व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। तो ये है आर्थिक विकेंद्रीकरण, यही है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो अभी ठीक उल्टा चल रहा है, अर्थ का केंद्रीकरण और राजनीति का विकेंद्रीकरण। माने घर घर में हर व्यक्ति राजनीति के बारे में जानता है, हर जगह राजनीति की चर्चा होता है, लेकिन अर्थनीति का चर्चा कहीं नहीं होता है, क्योंकि अर्थनीति को मुट्ठी में बंद करके रखा गया है। इसीलिए अरबपतियों की संख्या घट रही है, पर उनका जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। 2018 के सर्वे के अनुसार 138 अरबपति भारत में थे, 2019 में 106 अरबपति हो गए और 2020 में 95 अरबपति हो गए। मतलब अरबपतियों की संख्या घट रही है, पर उनका प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अर्थ का केंद्रीकरण हो रहा है। तो भौतिक संपदा जब एक जगह जाकर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, सिमट जाएगा, तो बाकी लोगों का जो अधिकार है वो तो खत्म हो जाएगा, बाकी लोगों के पास तो घटेगा, क्योंकि ये असीमित तो नहीं है, सीमित है। इसलिए गरीबी बढ़ती जा रही है, और गरीबी बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा गरीबी बढ़ेगा समाज में उतना ही ज़्यादा असंतोष बढ़ेगा, उतना ही असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, उतना ही करप्शन बढ़ेगा, उतना ही गृह युद्ध की संभावना बढ़ेगी। इसको खत्म करने के लिए समाज में जो जागरूक लोग हैं, जिनको विक्षुब्ध शूद्र कहा जाता है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस षड्यंत्र को समझ रहे हैं, शोषण को समझ रहे हैं, उनको नेतृत्व करना पड़ेगा। अब बाकी लोगों को, ऐसे लोगों को साथ देना पड़ेगा, एकदम निर्बाध गति से आंदोलन करना होगा। जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन की भी आवश्यकता पड़ेगी। अहिंसक आंदोलन से कुछ मिलता नहीं है, गांधीगिरी से किसी का भला नहीं होता है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। तो इस तरह से अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा, और जन कल्याण के लिए अगर उग्र आंदोलन करना भी पड़े तो करना चाहिए। महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ा, और वैसे लोगों को भी वध करना पड़ा जो समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित थे, बहुत अच्छे थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। लेकिन चूंकि वे अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उनको वध करना पड़ा। आज भी ठीक वैसा ही है। आज कई लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे अन्याय और शोषण के विरोध में बोल नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन किसके लिए? शोषकों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, जो समाज के मैक्सिमम लोगों के अधिकार को कब्जा में करके बाकी को पशुवत जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नमस्कार।